दुनिया भर के बाजारों से आज बेहद कमजोरी के संकेत। तो एक्सपायरी के हफ्ते में बड़ा सवाल है कि अब क्या 10,500 को हम होल्ड कर पाएंगे या उसके टूटने का खतरा है। तेज गिरावट के साथ शुरुआत होने के बाद खरीदारी की जाए या फिर गिरावट और बढ़ेगी, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और आज की शुरुआत से पहले विदेशी बाजारों से संकेत कमजोर हैं, परेशान करने वाले हैं। और खासतौर से आप देखिए एशियाई बाजार, जहां पर हम 300 अंकों तक की गिरावट हैंगसेंग में देख रहे हैं और निकेई लगभग 400 अंक टूटा हुआ है। दरअसल इटली के प्रधानमंत्री ने दिया है इस्तीफा, तो राजनीतिक संकट वहां पर गहराता हुआ देखा है, जिसका असर हमने यूरो पर देखा है, डॉलर इंडेक्स पर देखा है और आज रुपए की शुरुआत पर भी नजर होगी। तो ये तमाम संकेत हैं विदेशी बाजारों से जो थोड़ी सी चिंता पैदा कर रहे हैं। लेकिन घरेलू स्तर पर ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर असर दिखेगा खबरों का, नतीजों का। फोर्टिस हेल्थकेयर की पर ध्यान रहेगा क्योंकि फोर्टिस का स्वयंवर सीजन 2 की अब शुरुआत होगी। इसके अलावा नतीजों के हिसाब से बीपीसीएल पर नजर रहेगी, पावर ग्रिड पर नजर रहेगी, नतीजे आ चुके हैं इनके। ओएनजीसी, सेल, आरकॉम, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएल, इनके नंबर्स आज आने हैं। तो नंबर्स से पहले आपको करना क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के विदेशी बाजारों से मिल रहे संकेतों से ही। अनिल जी, संकेत आपने देखे जी, अक्रॉस द ग्लोब अगर हम देखें तो सारे बाजार टूटे हैं। हमने बॉन्ड मार्केट पर भी इसका असर देखा है, करेंसी मार्केट पर भी देखा है। कैसे संकेत हैं? ज्यादा चिंता करनी चाहिए? देखिए, सावधान रहना चाहिए चिंता से ज्यादा। और उसकी वजह यह है दीपाली की, देखिए इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। समस्या इटली की है। अगर इटली की समस्या है और इटली अगर तीसरी बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, तो हमें कितना डरना चाहिए? क्योंकि ये पहला और आखिरी बार नहीं हुआ कि किसी यूरोप के देश की समस्या की वजह से दुनिया भर के बाजार ना टूटे हों। लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस और न जाने और कितने देश जो ये सब हुआ। तो ये थोड़ा रहता है असर उसका। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि उसमें सावधानी रखने की जरूरत आपको है। क्यों है? उसकी वजह यह कि क्या इटली की ये समस्या है इटली के बाहर फैल सकती है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ की राजनीतिक समस्या है। लेकिन बाहर क्या फैल सकता है वो समझना जरूरी है। बाहर ये फैल सकता है कि न सिर्फ इटली के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि यूरोप के दूसरे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, तमाम करेंसीज कमज़ोर होंगी, डॉलर मजबूत होगा, तो उसका असर, डॉलर की मजबूती का असर दूसरी करेंसीज पर भी पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। प्लस जब इस तरह का माहौल हो तो जो रिस्की एसेट क्लास होती है इक्विटी, उनसे लोग निकलकर थोड़ी सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो एक रिस्क होती है। अब आप देखिए इस तरह के माहौल में जनरली जब बॉन्ड यील्ड्स तेजी से गिरे अमेरिकी बाजारों में, जो कि 2.91% से घटकर 2.77%, यानी कि 2.25% के आसपास बॉन्ड यील्ड आ गई, जो कि कहाँ 3.25% तक जाने की बात कर रहे थे। वन डे फॉल है पिछले एक साल 2015 के बाद का। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुश होना चाहिए कायदे से कि ये तो इक्विटी के लिए अच्छा है। लेकिन इस वक्त समस्याएं दूसरी है, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है सिंपल कि जब जब भी यूरोप के किसी भी देश में राजनीतिक संकट हुआ है, तब दुनिया भर के बाजारों में हलचल हुई है, कमजोर हुए हैं। लेकिन उसके बाद हम उस गिरावट से उबरते हैं। पॉइंट सिंपल इतना है, इस वक्त आपको दो फैक्टर्स पर नजर रखनी है। एक तो इटली, और इटली की वजह से यूरोप और बाकी दुनिया भर में क्या होता है। दूसरा, अब जो ट्रेड वार है उसमें ब्रिटेन भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, अगर तीन बड़े दिग्गज मिलकर लड़ेंगे तो ये समस्याएं बढ़ सकती। तो ऐसी सिचुएशन में हर रोज आपको कुछ न कुछ अलग अलग न्यूज फ्लो, अलग तरह के बाजार के रिएक्शन आते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में अलर्ट रहना है, सावधान रहना ज्यादा ठीक है। अब देखिए, खुद इटली के बाजार ही 2.5% गिरे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इटली की इतनी बड़ी समस्या तो वो 10% गिर गया और वहां सर्किट लग गया हो मार्केट में। तो हमें रिएक्शन लिमिटेड देना है, बहुत डरने घबराने की, ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए? कॉन्फिडेंट नहीं। अब इस तरह के फॉल में जो बड़ा सवाल आता है दीपाली, वो ये कि क्या ये फॉल खरीदारी करने का मौका है? बिल्कुल है, 100% है। लेकिन जो सवाल आता है कब और कहां का, किस लेवल पर, उसका जवाब नहीं होता है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि आमतौर पर यह देखा है जब किसी भी देश में इस तरह की समस्याएं 4-5% का फॉल जनरली ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिखता है। और उससे भी आप करेक्शन मान लें, किसी न किसी वजह से आपको करेक्शन चाहिए, वो करेक्शन आता हुआ दिखता है। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या ये मैटर एक आध दिन में सेटल हो जाता है। हमारे सामने एक्सपायरी भी है, तो हमारी अपनी ट्रिगर भी वोलेटाइल वाली है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ट्रेडिंग पोजीशन कम रखने की जरूरत है। ग्लोबल मार्केट्स आपको किसी भी तरफ बड़ा मुंह दे सकते हैं और जरूरी नहीं
या वो नीचे ही हो, वापस वी शेप रिकवरी भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी पूरी तरह से बाजार न्यूज फ्लो पर ट्रेड करेंगे। और जब ग्लोबल मार्केट्स न्यूज फ्लो पर ट्रेड करें और वो न्यूज क्या हो सकती है जिसका आपको ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, तो फिर आपको जो चीज करनी चाहिए वो है सावधानी, हल्की ट्रेडिंग पोजीशन, ओवरनाइट कम रखें, दिन के दौरान भी जितना कर रहे हैं वो कम करें, अलर्ट रहें बस। कॉशियस आप डरे रहना नहीं, है, सतर्क रहना है, डरना नहीं है, पोजीशंस हल्की रखनी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अभी 2-4 दिन के लिए हर रोज क्यूज को समझना है, देखना है और उसके बाद पोजीशंस बनानी है। ठीक है, अभी एसएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं, अब 70 अंक नीचे आ चुका है। अगर इतनी ही कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुले तो क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? खरीदने की तो बात कोई और दिन होता तो मैं पक्के तौर पे कहता जहाँ खुले वहीं खरीद लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी एक चीज तो कहूंगा दीपाली, इतने गैप से खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग का मौका तो है। मैं फ्रेश खरीदारी करूं ना करूं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की राय जरूर दूंगा। तो और वो शॉर्ट कवरिंग के लिए परफेक्ट लेवल की तरफ आ रहा है। देखिए, आज एक बार पहले संकेत बता दें और उस हिसाब से आज की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड के अब भी पॉजिटिव हैं। अब आइए वायदा कारोबार में, एक्सपायरी के पहले वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। सेंटिमेंट तो जाहिर सी बात है, कल की हमारे यहाँ की गिरावट और पूरा बाजार देखने के बाद आपके लिए संकेत थोड़ी सावधानी के है। ट्रेंड कमजोरी का नहीं बना है, अभी भी न्यूट्रल है। हाँ, ट्रेंड कमजोरी का कहां बना है? बैंक निफ्टी में। कल बैंक निफ्टी ने 26,300 के थोड़ा नीचे जो क्लोज दिया वो हमारे लिए, बैंक निफ्टी का ट्रेंड कमजोरी का हो गया, लेकिन निफ्टी का भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का नेगेटिव और निफ्टी का अभी तक का पॉजिटिव मिलाकर न्यूट्रल दिया है। तो ये ट्रेंड है। अब आज शायद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आइए आज के लिए 10,600 निफ्टी पर निर्णायक लेवल है और बैंक निफ्टी पर 26,200। और जाहिर सी बात है आज इन दोनों लेवल के नीचे ही खुलेंगे। निफ्टी 10,600 के नीचे ही खुलेगा, बैंक निफ्टी 26,200 के नीचे ही खुलेगा। तो उसके बाद आपका जो मूड रहेगा वो सावधानी का और कमजोरी का रहेगा। जो रेंज आज के लिए है जिस पर आपको नजर रखनी है, पहले छोटी रेंज बता दूं, 10,535 और 10,650 ये रेंज है। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे ये राउंड फिगर वाला आंकड़ा ना है, लेकिन आज 10,535 बड़ा 3 बार मेरे सामने निकल कर आया। पुराने डेटा देख रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, आज लेवल 10,535 का देंगे। तो हो सकता है हम 10,535 के आसपास खुले या उसके आसपास थोड़ा टिकने की कोशिश करें। उसके नीचे गए तो फिर थोड़ी रिस्क बढ़ेगी। 10,500 से लेकर 10,525 निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट नजर आता है मुझे, ये 25 पॉइंट की रेंज। जैसा कल हम बात कर रहे थे ना कि 10,600 10,625 अहम सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं, और कल टूटा नहीं। अब आज उसी तरह से 10,500 10,525 अहम सपोर्ट है, वहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो जो सवाल है कि क्या उन लेवल के आसपास शॉर्ट कवर करना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है वहां शॉर्ट कवर करना चाहिए। 10,525 कि इस रेंज में थोड़ा शॉर्ट कवर कर लें। और अगर आप शॉर्ट कवर ना करना चाहें, बड़े गिरावट की आशंका बनती है, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस नीचे की तरफ खींच के ले आएं। थोड़ा थोड़ा अगर आपका शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। पॉइंट नंबर 1। अब आइए ऊपरी स्तरों पर 10,625 10,650 के पार निकलकर टिकना मुश्किल होगा। 10,650 के आसपास मौका मिले, 10,625 के आसपास मौका मिले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें या पोजीशन हल्की कर लें। अब जो सबसे बड़ी चीज आज के सेशन में आपको ध्यान में रखनी वो है 10,500 की। अगर 10,500 टूटा किसी भी वजह से तो फिर बाजार के लिए बड़े मुश्किल वाला मामला बनेगा। फिर आपको 7500 पॉइंट तुरंत ही नीचे आते हुए दिखेगा निफ्टी, बहुत जल्दी, क्योंकि 10,500 के नीचे तेजी की पोजीशन खत्म होने का खतरा जो बढ़ेगा वो बाजार को संभालने में बड़ी मुश्किल आएगी। 10,500 टूटा तो कितना लुढ़क सकते हैं? मतलब 7500 पॉइंट तो मिलेंगे आपको। फिर 10,425 तो दिखता ही है, 10,425 तो पक्का दिखता है और उसमें आने में वक्त भी नहीं लगेगा। तो 10,500 के नीचे टूट कर आपने घंटा आधा घंटा बिता दिया, जिसको अपन हम कहते हैं ना कि निर्णायक रूप से टूट जाना चाहिए या क्लोज हो जाए, तो फिर मामला बड़ा सीरियस हो सकता है। तो 10,500 नहीं टूटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज और कल बाजार के लिए, नहीं तो एक्सपायरी बड़ी खराब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 26,000 अगला अहम सपोर्ट है और इसके टूटने की संभावना ज्यादा है। 10,500 निफ्टी टूटे ना टूटे, बैंक निफ्टी 26,000 को तोड़ सकता है और 26,000 को तोड़ते ही फिर बैंक निफ्टी के लिए नीचे की 200 से 300 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है। 25,700 25,800। और इसीलिए कल हम बात भी कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है। हाँ, गिरेगा, तेजी से गिरेगा, वही दिखा कल के सत्र। एग्जैक्टली। और ये सेम सिचुएशन आज भी दिख रही है। और ऐसे में बैंक निफ्टी अगर बाद में इवेंचुअली 25,700 25,800 तक आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे बैंक निफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए आज के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। 10,500 के नीचे बाजार बंद होता है, आप अपनी तेजी की पोजीशन को काट लें, खत्म कर लें। ओके। बैंक निफ्टी 26,000 के नीचे बंद होता है,
आप अपनी तेजी की पोजीशन को खत्म कर लें, फिर देखेंगे बाद में कब लेना है। एक बार कहीं न कहीं तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। बैंक निफ्टी में वैसे स्टॉप लॉस कल ही ट्रिगर हो चुका है, निफ्टी में नहीं हुआ, आज देखते हैं होता है या नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1। आइए ट्रेड करने का तरीका, निफ्टी शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस 10,650, बहुत गैप से खुल जाए तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर 10,600 पे आ जाएगा, और 10,535 पहला टारगेट है, और उसके बाद 10,500 दूसरा टारगेट। खरीदना है, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप, स्किल ट्रेडर हैं, तो 10,500 के आसपास खरीदिए, 25 पॉइंट की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ना भी खरीदना चलेगा एक दिन, लेकिन खरीदना है तो स्टॉप लॉस रखना ही रखना है आपको। और 10,500 10,525 वो रेंज बनती है जहां खरीदना चाहिए। 10,475 स्टॉप लॉस है, और ज़्यादा बड़ा मुनाफा नहीं, 10,535 बस। 35 पॉइंट मिल गए बहुत हो गया, 30 पॉइंट मिल गए बहुत हो गया। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है दीपाली मैंने, 26,300, क्योंकि मुझे लग रहा है खुलेगा ही 26,000 के आसपास, तो सिर्फ 26,300 का स्टॉप लॉस है। कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो स्टॉप लॉस मुश्किल से 45 पॉइंट ऊपर का है, बहुत छोटा है, लेकिन वो गैप से खुलेंगे, इसलिए फिर 26,300 स्टॉप लॉस आपके लिए सफिशिएंट है। 26,050 पहला टारगेट है, शायद वहीं खुले। 26,000 26,050 की रेंज में खुल के वहां टिकने की कोशिश करेंगे, टिक गए तो ठीक, नहीं टिके तो फिर लुढ़केंगे, और गंदे तरीके से लुढ़केंगे, फिर 25,800 25,700 आज और कल में बन सकता है, ये आपका बैंक। और बैंक निफ्टी में नीचे के स्तर पर भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने निफ्टी में दी थी। पुट कॉल रेशियो 1.4 पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्टर्स जो मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं, बैंक से ही कल भी थे, आज भी हैं। NBFCs दूसरा सेक्टर है, बैंक के साथ ये भी आज गिरेंगे। टायर शेयरों में थोड़ी गिरावट हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 3 सेक्टर नेगेटिव साइड पे है। और हाँ, एक और चीज़, FNO बैन की लिस्ट मेरे सामने, जस्ट डायल और JP एसोसिएट 2 स्टॉक आज बैन में आ गए हैं, बैन से बाहर निकले हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन और जैन इरिगेशन। और अगर आज आपको लग रहा है कि ये बैन में क्यों आ गए, तो एक चीज़ और बता दूँ, जो हमने स्पेशल सेगमेंट शुरू किया है क्लोजिंग में, FNO बैन से बेनिफिट, तो हम एक दिन पहले ही बता देते हैं कौन से स्टॉक्स के बैन। कल बिल्कुल ये बताया था, रजत ने हमारा लिंक किया था, रजत ने ये बोला कि जस्ट डायल बैन में आने से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप न्यूज़ आपसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आज भी 3 बजे, आज भी मिस मत कीजिए, 3 बजे कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैन में जा सकते हैं या बैन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि कल आपने देखा, परसों आपने देखा होगा, हमने कहा बलरामपुर चीनी बैन में जाने की तैयारी में, शॉर्ट कर दीजिए, कम से कम 6% वो गिरा था स्टॉक। तो आपको पहले ही सतर्क रहने की सावधानी मिल जाएगी, कौन सा स्टॉक है जो बैन से बाहर आएगा। तो बैन से बेनिफिट रजत आज फिर से 3 बजे आपको बताएंगे। तो इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये, वायदा कारोबारियों के लिए। इसलिए कमाई के लिए आपको सुबह 8 बजे का इंतजार नहीं करना है। अगर दोपहर वाला शो भी आप ढंग से देखेंगे, अगले दिन की तैयारी पहले ही दिन हो जाएगी। लेकिन अच्छा, संस्थागत निवेशकों की अगर अप्रोच देखें तो हालांकि आज उनका रवैया क्या रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट फिर भी कल के आंकड़े देखें तो ठीक ठाक है, ज्यादा चिंता बुरे तो नहीं है। कोई और दिन होता तो हम कहते ठीक ही है। 400 करोड़ की बिकवाली बड़ी नहीं है कल के मार्केट को देखते हुए। हाँ, ऐसे तो बड़ी लग सकती है। हाँ, और वायदा में भी आप देखिए 336 करोड़ के इंडेक्स बेचे तो ज्यादा नहीं है, सामने 406 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीद लिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक तो न्यूट्रल है ऐसा देखा जाए तो। उधर बिकवाली की, इधर फ्यूचर्स। और 1200 करोड़ के ऑप्शन की खरीदारी है, अगली सीरीज के ऑप्शन धीरे धीरे वो लेना शुरू कर रहे हैं। तो इन डेटा में ऐसा खराबी कुछ नहीं है, लेकिन इन डेटा के बेसिस पे भी मैं करूं क्या आज के लिए रिलेवेंट ही नहीं रहे। ये इस मार्केट की यही खूबी और खासियत है, जब कभी न्यूज़ कुछ बड़ी हो जाए ना, तो वो न्यूज़ डेटा को मतलब डेटा तुम्हारा काम नहीं है आज। जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन डेटा का काम नहीं होता। और अगर आप महीने में 20 दिन ट्रेडिंग सेशंस मानते हैं कि चलिए सैटरडे संडे निकाल के 20-22 दिन ट्रेडिंग हो रही है, तो 20-22 दिन में 15-16 दिन ऐसे होंगे जो डेटा काम करते हैं, 4-5 दिन ऐसे होंगे उस दिन न्यूज़ काम करती है। तो आज न्यूज़ वाला दिन है, डेटा वाला दिन नहीं है। डेटा से आप सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ सपोर्ट रहेगा, कहाँ रुकना चाहिए, और उस लिहाज से अगर वो डेटा देखना है तो 10,500 ये वो लेवल है निफ्टी जहाँ गिरावट रुकनी चाहिए। लेकिन न्यूज़ फ्लो हमेशा भारी होता है, डेटा के दम पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा ये है कि 10,500 शायद हम आज ना तोड़ें। क्यों कल का अगर डेटा देखें तो ज्यादा बिल्डअप 10,500 की स्ट्राइक पर ही था पूरी सीरीज में दीपाली, पूरी सीरीज में आप देखिए। और 10,500 न टूटने की वजह भी बता दूं, 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर पुट में है, हालांकि कल 12 लाख शेयर कम हुए हैं। और एक और चीज मैं कई बार कहता हूँ कि हमारा जो आखिरी 1 घंटे का एक्शन होता है ना, कई बार ग्लोबल मार्केट्स उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आप देखिए कल हम जितने डरे हुए थे, आप देखिए अमेरिका में गिरावट हुई उस हिसाब से, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। बट एनीवे 10,500 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है।
पहला कमजोरी का संकेत आपको 10,600 के नीचे खुलते ही मिल जाएगा, जो खुलेंगे भी। और तब समस्या ये है दीपाली कि 40 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट पुट में है 10,600 के, ये तेजी करने वाले ट्रेडर्स बड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अब हमें तेजी रखनी की नहीं रखनी इस तरह के माहौल में, और उनकी बिकवाली का जो प्रेशर आएगा ना, तो सामने खरीदेगा कौन? शॉर्ट सेलर को तो जल्दी नहीं है, वो तो बोलेंगे 10,600 टूटा ही है तो हम अभी थोड़ी खरीदेंगे, हम तो आने दो 10,500 के आसपास, 10,525 के आसपास वहां खरीदेंगे, उससे पहले खरीदेंगे नहीं। तो बिकवाली का प्रेशर ज्यादा रहेगा। और कल के सेशन में आप देखिए शॉर्ट्स भी दमदार बने, 18 लाख शेयर निफ्टी में ऐड हुए हैं और डिस्काउंट 17 पॉइंट का बढ़ के आया है, वो भी एक्सपायरी के पहले। इसका मतलब क्लियर कट है, शॉर्ट्स काफी बने। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है 3.25 लाख शेयरों से, और वहां डिस्काउंट 71-72 पॉइंट का वही बना हुआ, यानी कि तेजी की पोजीशन कम होती हुई नजर आई है थोड़ी सी। बैंक निफ्टी के लिए 26,000 क्यों अहम लेवल है? 26,000 के लेवल पर है, पुट में 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, और जैसे आप 26,000 तोड़ेंगे तो न सिर्फ ये 9 लाख शेयर बल्कि 26,100, 26,200, 26,300 इन सब जगह मिलाकर देखें तो 12-13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और है। तो ये सारे ट्रेडर्स मिलके जब 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपके लिए रिस्क वाला हो जाता है, तो जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है वो परेशान होंगे, अपनी पोजीशन को और कम करने की कोशिश करेंगे, और तब खरीदारी का सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है। इसलिए बैंक निफ्टी पर 26,000, 26,050 होल्ड होना जरूरी है। अब हो पाएगा मुझे डाउट है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ऊपरी स्तरों पर 26,300 के पार निकलना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है, और बहुत हो गया तो 26,500 तो मतलब वो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, अब उसको पार करने में पसीना आ जाएगा, वैसा वाला मामला है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 26,000 बैंक निफ्टी पर होल्ड हो जाए, वही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन वो उसको टूटने के बाद समस्या बढ़ेगी, ये डेटा में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज के लिए रोल ओवर्स 30% के आसपास है, 29.5% निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अब कल के रोल ओवर से भी मैं बहुत ज़्यादा संकेत पढ़ना नहीं चाहता। देखते हैं आज की पोजीशन में कितने बहादुर हैं जो खड़े रहते हैं अपनी तेजी की पोजीशन लेके, कितने कमजोर दिल वाले हैं जो छोड़ देते हैं। तो मेक और ब्रेक वाला सेशन आज है। 10,500 को होल्ड करके रिकवर कर गए तो ठीक, और नहीं किया तो फिर एक्सपायरी गंदी हो जाएगी। बिल्कुल। तो इंडेक्स पर तो बातचीत काफी हुई, इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए तो काफी मदद आपने कर दी, लेकिन स्टॉक ट्रेडर्स भी वेट कर रहे हैं। और आखिरकार पिछली 2 दमदार स्टॉक ऑफ द डे कॉल्स के बाद, औरोबिंदो फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया, उससे पहले टेक महिंद्रा, तो स्टॉक ऑफ द डे भी बता देते हैं व्यूअर्स को, क्योंकि बाजार कैसा भी हो, मौके तो होते हैं बाजार में, चाहे वो तेजी की तरफ या मंदी की तरफ हो। तो रुक करते हैं हमारे इसी खास सेगमेंट का स्टॉक ऑफ द डे। तो स्टॉक ऑफ द डे इसका नया नामकरण होने वाला है। कल जब हम बात कर रहे थे क्लोजिंग वाले शो में, फाइनल ट्रेड में, तब ऐसे ही हमने कहा कि इसका नाम बताओ, तो इतने सारे ट्विटर पे मैसेज आए, तो अब हमें और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें से कौन सा छांट कर रखा जाए। तो हम एक आध दिन में देखते हैं कोई बढ़िया नाम रखा जाएगा इस सेगमेंट का। लेकिन फिलहाल जहाँ तक स्टॉक ऑफ द डे का सवाल है, हालांकि आज उतने दमदार शेयर तो नज़र नहीं आ रहे जो जनरली कॉन्फिडेंस से हमको मिल जाए, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेंड और लेवल्स जो बता रहे हैं वो परफेक्ट है, और वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। हम वैसे भी 2 दिन से कह रहे थे कि नतीजे कमज़ोर आने हैं और शॉर्ट करने की राय भी दे रहे थे। ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस बेहद खराब आई है, और 444 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटकर 327 करोड़ रहा है। पिछले 3-4 क्वार्टर से ग्लेनमार्क लगातार खराब नतीजे पेश कर रहा है। ऐसे में मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और गिर सकता है। तो पहला टारगेट 520 का है, दूसरा टारगेट 505 से 510 का है, जो मुझे लगता है कम से कम इतनी कमजोरी तो होनी चाहिए। बाजार के थोड़ी कमजोरी को और साथ में मिला दें, खराब नतीजों को मिला दें, तो फिर मुझे लगता है 505-510 तक स्टॉक आ जाना चाहिए आज के सेशन में। और प्री ओपनिंग सेशन में दीपाली देख लेंगे कि स्टॉक किन लेवल पे खुलता है, और उसके बाद, क्योंकि कल भी आप देखिए अगर बैंक ऑफ इंडिया 106 पर खुल रहा था और हमारा टारगेट 100 और 102.50 का था, तो इसलिए हमने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया को प्री ओपनिंग सेशन में जहां खुल रहा है वहीं पर शॉर्ट करिए। जबकि औरोबिंदो फार्मा 577 खुल रहा था, तो वहां राय ये थी कि अब शॉर्ट करने की जगह नहीं बची, और वहां से ज्यादा नीचे गया भी नहीं, मुश्किल से 10 रुपए गया। और दिन भर औरोबिंदो फार्मा ने कुछ नहीं किया, जहां खुला वहीं बंद हो गया। वापस आप देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। इसलिए मेरा ये कहना है कि स्टॉक ऑफ द डे हम प्री ओपनिंग सेशन में जहां सेटल होगा, एक बार फिर से आपको बता देंगे कि जिन लेवल पर खुल रहा है वहां पर ग्लेनमार्क क्या करना चाहिए। लेकिन आज ये शॉर्ट साइड पर है ग्लेनमार्क फार्मा, अगर बहुत गैप से ना खुले तो मौका शॉर्ट साइड पर बनेगा।
ठीक है, एक बार फिर से ग्लेनमार्क फार्मा को देखेंगे इंडेक्स के साथ साथ जब प्री ओपन सेशन फ्रीज होगा। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ डे है ग्लेनमार्क फार्मा, जो 520, 510 या फिर 505 तक फिसल सकता है। जी बिजनेस की पूरी टीम है आपके साथ तैयार आपकी मदद करने के लिए कि आज आपको किन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। रजत हमारे साथ है कुछ बेहतरीन नतीजे लेकर जो आज के सेशन में एक्शन दिखा सकते हैं। डिम्पी के पास भी नतीजों की लंबी लिस्ट है। पूजा बताने वाली है आपको किन शेयरों में आज खबरें हैं और दिखेगा एक्शन। और संदीप हर रोज की तरह आपको देंगे रिसर्च रिपोर्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज रजत आपके साथ बताइए कौन से हैं रिजल्ट्स आपकी लिस्ट में। अनिल जी मेरे पास तो बहुत बेहतर नतीजे हैं, 5 में से 4 तो बेहतर ही हैं। उसमें पहला है डी लिंक, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 5.8 करोड़ का घाटा मुनाफा, यानी कि 6 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है और आय भी लगभग 20% चढ़ी है। मुद्दा यह है कि ऑपरेटिंग नतीजे बहुत दमदार हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास एबिटा जो है वो कंपनी ने पोस्ट किया है, तो वो एक बेहतर ट्रिगर हो सकता है। डी लिंक और पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है, तो हो सकता है कि आज स्टॉक पे एक्शन बने। फिनोलेक्स केबल्स एक और कंपनी जहां पर अच्छे नतीजे हैं। यहां पर मुनाफा जो है वो 82 करोड़ आया है वर्सेस 75 करोड़ और आय भी 820 करोड़ रही है। इसमें भी सालाना आधार पर अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्जिन पिक्चर देखिए 11.3% से बढ़कर 13% के और एबिटा में लगभग 17% का उछाल फिनोलेक्स केबल्स पे देखने को मिला है। नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मैक्स इंडिया, यहां पर भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और वो भी एबिटा लेवल पे 4 करोड़ के मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है वर्सेस 6 करोड़ का घाटा। ये एबिटा की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ही बेहतर परफॉर्मेंस है। इस स्टॉक पे भी नजर रखनी होगी। और आय भी देखिए आप लगभग 8 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। तो मैक्स इंडिया के नतीजे भी बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हिमाद्री केमिकल्स, ये तो भूल ही नहीं सकते, ये तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इनफैक्ट अब तो यहाँ पर जिस बार के नतीजे आए हैं उसमें 137% मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है। आय में 47% का जंप देखने को मिला है और मार्जिन देखिए 19.2% से बढ़कर सीधा 23% हिमाद्री केमिकल्स के हुए हैं। स्टॉक पे एक्शन ये लगभग तय है कि स्टॉक पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक मिले जुले नतीजे हैं, वो है टॉरेंट पावर के। यहाँ पर मुनाफा तो लगभग 60% बढ़ा है, 217 करोड़ की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है, लेकिन आय लगभग 15.5% बढ़ी है। और दिक्कत ये है कि यहाँ पर 1% एबिटा में डिप देखने को मिला है। 690 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है और मार्जिन 28.6% से घटकर 24.5% रहे, यानी कि मार्जिन पिक्चर 2% के आसपास कमजोर हुई है। इसलिए मिले जुले नतीजे हैं टॉरेंट पावर। ठीक है, तो टॉरेंट पावर के नतीजे मिले जुले हैं। हिमाद्री केमिकल, मैक्स इंडिया, फिनोलेक्स केबल और डी लिंक, इनके नंबर स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन इन नंबर्स में एक खास बात जो दिख रही है मुझे रजत के साथ में, वो ये कि सुबह सुबह जल्दी आने का फायदा उठा रहे हैं रजत एक्चुअली। अच्छे नंबर्स पहले ले लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सारे बढ़िया वाले रिजल्ट्स रजत ने अपने पास रख दिए और सारे खराब वाले अब पता नहीं डिम्पी के पास क्या बचे। डिम्पी बताइए आपके पास। सबसे पहला नाम ही ग्लेनमार्क फार्मा, जिसका आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। डिम्पी आपके पास तो सारे खराब वाले बच गए। फिर सारे खराब वाले हैं अनिल जी, सिर्फ एक बीपीसीएल बचा है, किसी तरह से बचा के ले आए इसको हम कि ये। अच्छा, बीपीसीएल के भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मामला मिला जुला सही है। उसका भी मिला जुला, ये सही कह रहे हैं आप। वो भी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वाला हिसाब है उसमें भी। लेकिन पावर ग्रिड के नंबर के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं। असल में पावर ग्रिड के नंबर वैसे सब कुछ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसके अनुमान से है। जो भी अनुमान था उससे सबसे कमजोर है। मसलन आपको बता सकते हैं मुनाफा इसका 1916 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ हुआ, लेकिन जो अनुमान था वो 2300 करोड़ है। सबको लगेगा कि मुनाफा तो बढ़कर आया, आय बढ़कर आई, एबिटा बढ़कर आया, लेकिन जो भी मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर है। और मार्केट अपने अनुमानों से कुछ भी कमजोर दिखाएगा तो उसको पनिशमेंट देगा। इसलिए पावर ग्रिड का हर एरो आपको हर निशान में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन सिचुएशन खराब है। पावर ग्रिड के नंबर्स को ठीक ना समझा जाए। दूसरी बात बीपीसी है, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। यहाँ पे भी मुनाफा अच्छा बढ़ा है, अबीटा में मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम आ रही है जीआरएम पे आके। जीआरएम्स घट गए और 7.9 से घटकर सीधा 6.5 है। हालांकि एवरेज किसी तरह से मेंटेन है, जो कि इनकी 6-6.5 के आसपास है, लेकिन क्योंकि इस बार सिक्वेंशियल बेसिस पर जीआरएम का अच्छा कट लगा है, इसलिए ये नंबर्स कुल मिला के बैलेंस हो गए अपने आप में। तो बीपीसीएल के नंबर्स ठीक ठीक है। एक नंबर अभी आप ग्लेनमार्क की बात बोल रहे थे, ग्लेनमार्क के नंबर्स तो खैर बेहद खराब है। इसका अबीटा तो 444 करोड़ से 327 करोड़, मुनाफा 150 करोड़ के आसपास हो गया, जो 184 करोड़ था। पहले भी कम था, ऐसा नहीं कि पहले बहुत ज्यादा था, पहले भी कम था और सिक्वेंशियल बेसिस पर लगातार कम हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो भी आप डाटा के बेसिस पे बता रहे थे, हमने जैसे आपने बताया कि शेयर स्टॉक्स इन द डे के अंदर है, इसके अंदर इसका डिलीवरी वॉल्यूम, इसका एफ&ओ की पोजीशंस ना केवल इस महीने की बल्कि अगले महीने में भी शॉर्ट की पोजीशंस बनी है। तो इसलिए ग्लेनमार्क में कोई हैरानी नहीं है कि आज आपको 505 या 510 के लेवल पे देखने को मिल जाए। एक और शेयर जो मेरे पास खराब है वो है बीईएल का। ये भी नंबर्स हर तरीके से खराब है। इसका अबीटा खराब है, मुनाफा घट गया, ये
करीब 800 करोड़ का था, करीब अब 555 करोड़ ही रह गया और इसकी आय में भी कमी आई है। तो मेरे पास जो 4 नंबर्स हैं उसमें सिर्फ एक बीपीसीएल के ठीक ठाक कह सकते हैं नंबर, यानी कि एडजस्ट हो जाएंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन और तीनों नंबर खराब, पावर ग्रिड खराब, ग्लेनमार्क खराब, बीईएल खराब। आइए अब फोकस करते हैं खबरों वाले शेयर पर, जहां आज कुछ न कुछ खबरें हैं और स्टॉक ऊपर नीचे होने वाले हैं। इनके दम पर बताने के लिए तैयार है पूजा। पूजा बताइए कौन से स्टॉक से न्यूज? जी, फोर्टिस से पहले शुरुआत करते हैं। जैसे ही लगता है कि यहाँ पर अब डील पूरी होते हुए नजर आ रही है, अब खत्म हो चुका है सब कुछ, लेकिन फिर से एक अपडेट यहाँ पर आ जाता है। मुंजाल बर्मन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी और अनाउंसमेंट भी कर दिया था, लेकिन अब उनकी बोली रद्द कर दी गई है और अब फिर से एक नए सिरे से बोली चालू होगी, जिसमें कि 1500 करोड़ के निवेश की मांग की गई है और 14 जून तक बोली जमा करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो फिर से इस पर नजर रहेगी। फोर्टिस की दौड़ अब फिर से शुरू हो चुकी है और 14 जून तक बोली के लिए आवेदन संभव है। शुरुआती बोली जो है उसकी अंतिम तारीख 31 मई है, जिसमें कि बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आज तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये सभी आज रडार पर होंगे। 16 दिन बाद पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल कीमतों में करीब 60 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है और डीजल कीमतों में करीब 56 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, जिसके चलते ये तमाम कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। इंडिगो कंपनी ने अपने जो घरेलू मार्गों पर ईंधन सरचार्ज बढ़ा दिया गया है और इसका रीजनिंग कंपनी की तरफ से ये दी गई है कि जो कमजोर रुपए है और तेल में जो एटीएफ के दाम में जो बढ़त हो रही है उससे कंपनी में दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सरचार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1000 किलोमीटर से कम की दूरी पर 200 रुपए का सरचार्ज होगा और 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर आपको 400 रुपए का सरचार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी की तरफ से ये भी कहना है कि तेल अगर सस्ता हुआ तो ये सरचार्ज वापस भी ले सकती है कंपनी। ये तो है ना पूजा, एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे तो हर वीकेंड पे आजकल ट्रैवल करना पड़ता है दिल्ली मुंबई। अगर ये आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे हवा में ना उड़ा है ना, तो वैसे इनकी फ्यूल कॉस्ट आधी हो जाए। जितना है ना, जितना उड़ता नहीं ना उतना तो ज्यादा कंजेशन के चक्कर में ऊपर रहता है। वो फ्यूल तो लग ही रहा है ना उसमें, तो वो हमसे ही वसूल कर रहे हैं सरचार्ज लगा के फालतू तो है। और ऑन टाइम परफॉर्मेंस करने के चक्कर में ये लोग करते रहते हैं। कभी कभी लगता है ट्रेन में शायद आदमी जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंचो, चेक इन करो, ये करो, बड़ा बुरा हाल है। इसीलिए फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आ रही है इस तरह से। लेकिन नजर रहेगी इंडिगो पर आज के साथ में। कल टूटा भी था इनफैक्ट ये स्टॉक। हाँ, क्योंकि रीजनिंग तो ये दी जा रही है कि रुपए का दबाव है, कच्चे तेल का दबाव है, इस तरीके से उनकी तरफ से रीजनिंग है। हालांकि इंटरेस्टिंग है, इंडिगो ने सरचार्ज बढ़ाया। कुछ दिन पहले स्पाइसजेट की ओर से स्टेटमेंट आया था कि कच्चे तेल की कीमतें भले ही बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन हम कस्टमर्स को पास ऑन नहीं करेंगे। इंडिगो ने दूसरे भी चालू हो जाएंगे। हाँ, वो एग्जैक्टली वो देखते हैं जेट एयरवेज और स्पाइसजेट जैसी कंपनियां किस तरह का डिसीजन यहाँ पर लेती हैं। तो लेकिन आज इस खबर के चलते इंडिगो तो फोकस में रहेगा ही। और आखिर में बात कर लेते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रमोटर ने कुछ स्टेक सेल कर रही है, हिस्सा बिक्री कर रही है, लेकिन कल देर शाम बीएसई पर प्रमोटर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है और इन तमाम खबरों का उन्होंने खंडन किया है कि किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा बिक्री फिलहाल नहीं की जा रही है। हम आपको बता दें कि करीब 45% स्टेक है प्रमोटर्स का और हिस्सा बिक्री की जो भी खबरें निकल कर आ रही है उसका मैनेजमेंट ने खंडन किया है। तो ये स्टॉक भी इस खबरों के चलते फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, प्रमोटर के द्वारा हिस्सा बिक्री की वजह से कल स्टॉक का मूड बिगड़ा था। अब देखते हैं कि आज सुधरेगा या फिर नहीं। लेकिन संदीप है हमारे साथ, कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं उनके पास, बताइए संदीप। दीपाली, पहले अच्छी रिपोर्ट ही बताए थे, अनिल जी को पसंद आएगा। M&M एक स्टॉक है, देखिए लाइमलाइट में है और कल नंबर अच्छे आए थे। उसके बाद देखिए एक तरफा व्यू है सबका। जैसे हमने कल देखा था कुछ एक स्टॉक ऐसे थे, खासतौर पे L&T जहाँ पे अच्छी रिपोर्ट थी, ऐसे M&M पे CLSA 1075 का टारगेट दे रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली 1063 और क्रेडिट स्विस ने भी 1030 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। अच्छा मानसून रहेगा, ये भी एक ट्रिगर के तौर पर स्टॉक के लिए माना जा रहा है। BPCL जैसे कि नंबर्स को लेके काफी असमंजस है, मिक्स्ड है, ऐसे ब्रोकर्स भी इसके ऊपर डिवाइडेड हैं। CLSA और जेफरीज ये दोनों नेगेटिव हैं। CLSA ने सेल रेटिंग दी है, 390 का टारगेट प्राइस है। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 360 रुपए का टारगेट प्राइस है। लेकिन ध्यान दीजिए, 2 ब्रोकर ऐसे भी हैं जो तेजी में है। सिटी ने बाय रेटिंग दी है, 471 का टारगेट प्राइस है और मोतीलाल ओसवाल का तो 568 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो इस स्टॉक को देखना होगा कैसे आज मूव करता है। लेकिन पावर ग्रिड, डिम्पी जो कह रहे थे कि नंबर्स खराब आए हैं, CLSA ने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को। पहले बाय रेटिंग थी, उसे घटाकर अब आउट परफॉर्म कर दिया है और टारगेट प्राइस भी घटाकर
237 कर दिया है, पहले ये 250 रुपए था। इसके अलावा BHEL कल नंबर्स अच्छे आए थे, डॉइच बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य बढ़ा दिया, 130 रुपए कर दिया है, पहले ये 124 रुपए था। तो हो सकता है BHEL में आज फिर से एक्शन बनता हो दिखे। लेकिन कोल इंडिया जिसके नंबर्स खराब आए हैं उस पर भी ब्रोकर्स देखिए डिवाइडेड है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 245 रुपए का टारगेट प्राइस है। लेकिन दो ब्रोकर्स मैक्वेरी और जेफरीज ये दोनों पॉजिटिव हैं, मैक्वेरी 335 और जेफरीज 350 रुपए तक के जो टारगेट प्राइस है वो इस स्टॉक के लिए बताते हुए दिख रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मल्टीप्लेक्स सेक्टर के ऊपर IDBI कैपिटल की ओर से। दो स्टॉक आए इस सेक्टर में, केवल PVR और आइनॉक्स, और दोनों पे वो बाय रेटिंग दे रहे हैं। PVR के लिए जो लक्ष्य है वो 1700 रुपए का है और आइनॉक्स के लिए 367 रुपए का टारगेट प्राइस आया है। यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट्स पे दो ब्रोकर है, मैक्वेरी और सिटी, दोनों तेजी में है। मैक्वेरी का टारगेट 396 का है और उसके साथ साथ सिटी ने 325 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। एक मिनट, जरा भेल वाली रिपोर्ट वापस बताइए। भेल वाली डॉइच बैंक की रिपोर्ट कितनी है? 90 का टारगेट। डॉइच बैंक की रिपोर्ट है 135 का। डॉइच बैंक की रिपोर्ट 115 डॉइच बैंक की जो रिपोर्ट है उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। हाँ, भेल पे पूरी रिपोर्ट सारी बता दीजिए मुझे एक बार फिर। और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैक्वारी BHEL पे दो रिपोर्ट्स हैं इनफैक्ट अगर आप देखें, एक जो बाय रेटिंग है वो डॉइच बैंक की ओर से आई है, उन्होंने टारगेट प्राइस इंक्रीज भी किया है, 124 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए किया है। और मेरे पास जो दूसरी रिपोर्ट है वो सिटी की ओर से, उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट यहाँ पे 90 रुपए का है। ओके, सिटी की रिपोर्ट है 90 रुपए का टारगेट और डॉइच बैंक की रिपोर्ट है 130 का टारगेट। ओके चलिए, एक और रिपोर्ट है मैक्वारी की, उनका 98 का टारगेट है। परफेक्ट, ठीक है। जो चलिए ये है भेल पर रिपोर्ट। तो डॉइच बैंक बड़ा बुलिश हुआ है और डॉइचे बैंक ने तो ये कहा है कि मिड कैप में इंडस्ट्रियल स्टॉक्स की कैटेगरी में उनकी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड पिक है ये। परफेक्ट। हाँ, किसी जमाने में भी लार्ज कैप हुआ करता था, मिड कैप रह गया। चलिए इसी पर राय लेते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। राकेश बंसल, शुभम अग्रवाल, संदीप जैन हमारे साथ तीनों जुड़ चुके हैं। जैन साहब, कल नतीजे देखने के बाद दौड़ तो लगाई भेल ने और अब आज डॉइच बैंक के 130 के भी टारगेट है। पसंद है आपको? 80-85 रुपए में खोने को क्या है भेल में? बिल्कुल, मुझे याद है फ्राइडे के दिन जब शो कर रहा था मैं आपके साथ, तो 78-79 के लगभग था और मैंने यही कहा था कि देखिए फंडामेंटल्स पास्ट में तो कंपनी ने ख़राब करे हुए हैं, बट ओवरऑल देखिए जो कैपिटल गुड सेक्टर में एक माहौल बना हुआ है कि अब चीज़ें ठीक होगी, GDP के आंकड़े सही आ रहे हैं, तो उसकी वजह से L&T, भेल, सीमेंस ये टाइप के स्टॉक्स चलेंगे। और L&T की अगर भेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए रिजल्ट्स के बाद एक शार्प बाउंस बैक आया था। तो जो आपने कहा कि खोने को तो बहुत कुछ नहीं है, ये बात बहुत सही है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट आज सही रहता तो हो सकता है कि एक जो शार्प बाउंस बैक कल दिया था उसके साथ कैरी ऑन करता ही है। तो मेरे हिसाब से तो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। और कुछ मैंने अभी रिपोर्ट्स भी सुनी थी, तो दिग्गज जो रिसर्च हाउसेज है उन्होंने कहीं ना कहीं बाय रेटिंग बरकरार रखी है। तो मेरे हिसाब से बाय रेटिंग के साथ चले। कुछ एग्जीक्यूशन इश्यूज थे, ओवरऑल ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा है ही है, और सरकार जब भी कोई इनिशिएटिव लेती है तो उन सब का बेनिफिशियरी इन टाइप के जो कंपनीज होती है वही होती है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखने में ज़्यादा समझदारी रहेगी। बिल्कुल, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग आई है BHEL की अर्निंग्स के बाद। लेकिन शानदार कॉल रही कल BHEL, चलते चलते स्टॉक जो हम आमतौर पे 10-20, 10-15 के आसपास बताते हैं, और कल BHEL बताया था अनिल जी ने, तब ये सिर्फ 2% के आसपास की बढ़त दिखाई हुई थी। नतीजे आए नंबर्स के बाद इसने 7-8% तक की दौड़ लगाई, 5.25% बढ़कर बंद भी हुआ। और इनफैक्ट कमजोर बाजार में भी जहां मार्केट के सेंटिमेंट्स कमजोर होते हैं, इसने अपनी मजबूती नहीं छोड़ी। देखिए आपको कब बताया गया था BHEL और उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस रही कल। तो एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है एक्शन में वो है भेल। भेल तेज दौड़ लगाने को तैयार है आज के सेशन में। बंसल जी जरा बताइए, भेल में स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखनी चाहिए? क्या आपको भी तेजी का मौका दिखता है? 80 रुपये 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में 83-84 रुपीज़ का एक इंट्राडे टारगेट रखना चाहिए। शेयर आपके सामने है, 8% की करीब तेजी इसमें आ चुकी है। तो कल का स्टार परफॉर्मर ये जाते जाते वाला शेयर था जो हमने मेरे ख्याल से, और कल इसीलिए बंसल जी हम बोल रहे थे कि इसको थोड़ा जल्दी बता देते, नहीं तो जनरली हम 10-20 तक इंतजार करते हैं। 10:16 पे दिया, 10:16 पे दे दिया था। चलिए तो अच्छा है,
कोशिश करेंगे आज भी ऐसा ही कोई बढ़िया जाते जाते वाला शेयर मिले। ऐड करना चाहूंगा अनिल जी, नॉर्मली जो फॉलोअर्स हैं आपके वो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी डॉक्टर स्पेशलिस्ट मानते हैं, बट आप ना ग्लेनमार्क के भी स्पेशलिस्ट हैं। पिछले साल अनिल जी 2017 में 12 मई को जब ये स्टॉक ओपन हुआ था, 11 मई को पिछले साल रिजल्ट आए थे इसी तिमाही के, 12 मई शुक्रवार था अनिल जी, और मैं आपके साथ शो कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? और अनिल जी ये 903 904 पर क्लोजिंग हुई थी और गैप डाउन के साथ ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी स्टॉक के अंदर, और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 820 रुपए पर। लगभग 8 से 9% नीचे खुला था, और आपने 9% नीचे खुलने पे भी बोला था भैया बेचो, इसको बेचो, ये धराशायी हो जाएगा। और 820 से अनिल जी नॉन स्टॉप ये स्टॉक 600 रुपए तक गिरा था, और आज आप फिर ग्लेनमार्क को आपने स्टॉक ऑफ द डे दिया। एक साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात मुझे भी याद नहीं है। तो अनिल जी देखो, मैं तो ना चार्ट देखता हूँ, और चार्ट तो ना मेरे जैसे तो फिर आप वाला डायलॉग आप पर फिट होता है, कैसे कर लेते हैं आप? पता नहीं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। हाँ, ये जरूर है, मुझे ये पता है कि 4 क्वार्टर से खराब रिजल्ट दे रहा है, और रिजल्ट को उस क्वार्टर के रिजल्ट से मेरा व्यू तो खराब हो गया था कि स्टॉक गया अब ये काम। अरे मतलब ये तो बड़ा मेरे लिए बड़ा सीरियस इशू है। बंसल जी अगर मुझे इतना क्लोजली ट्रैक करते हैं 1 साल पहले की, उनको याद है, मुझे याद है। मुझे ऐसा है, देखिए मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ, काफी कुछ क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं, कई बार आप ब्लॉक डील वगैरह भी पकड़ते हैं, तो चीज अनिल जी ध्यान में रहती है, जो लोग रिकमेंडेशन देते हैं चीज को देखते हैं। तो यहाँ से तो ग्लेनमार्क का एक टर्निंग हुआ था, उससे पहले तो ग्लेनमार्क एक तेजी के अंदर था, उस तारीख से अब तक देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक गिरा है। मुझे फ्लैशबैक में जा रहा हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि वो रिजल्ट बहुत ही खराब घटिया थे, मुझे बहुत वो रिजल्ट देख आप 10% नीचे कोई लेने और बेचने को बोले तो आप बोलते हो कि अभी भी, और आपने जब अब याद आ गया। हाँ, तब वो इतना गैप से खुला, उसके बावजूद मुझे अब ध्यान आ रहा, मैंने बोला था कि बेच दीजिए, खराब हो गए, इतने घटिया रिजल्ट हैं। तो मैं जनरली खराब शब्दों का इस्तेमाल कम ही करता हूँ, लेकिन जब मैं घटिया बोलता हूँ तो मतलब वाकई में बहुत घटिया होते हैं रिजल्ट, इसलिए बोलना पड़ता है। एनीवे, तो अब आज बताइए, हाँ ग्लेनमार्क आज कितना गिर सकता है? अनिल जी आज तो इसमें अगर आप देखें तो कल के सत्र में ही एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था। ऊपर में 540 एक रेजिस्टेंस है, और नीचे में अनिल जी 504 505 एक 505 के आसपास ना, वही 505 510 का अंदाजा है, लगभग वहां तक आ सकता है। वहां तक आ सकता है। तो नंबर्स खराब रहे हैं, और आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी है ये 505 के, इसका तीसरा टारगेट भी है, तो नजर रखकर चलिए उस स्टॉक पे। लेकिन और भी स्टॉक्स है जहां पर नतीजों का असर दिखेगा, उसमें एक बीपीसीएल पर फटाफट से शुभम अपनी राय दीजिए। नंबर तो मिले जुले रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू रहा है वो पॉजिटिव फ्रंट पर ही रहा है, 550 तक के टारगेट्स आए हैं इस पर। लेकिन आज क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे ओपनिंग के बाद? गुड मॉर्निंग दीपाली। अगर हम ओवरऑल सेक्टर का पहले व्यू देखें तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से सेक्टर का व्यू अभी भी नेगेटिव है, और जो अभी मूव देखने को हमें मिला है एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों में ही, वो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक ही मुझे लगता है कि वहाँ पे हुआ है। तो अगर हम बीपीसीएल की स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें, मुझे लगता है कि 415 से 420 इसका मैक्सिमम अपसाइड है, और उसके ऊपर जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा। इनफैक्ट आज जिस तरह से मार्केट नीचे खुलने वाला है, अगर यहाँ पे कोई बेरिश फॉर्मेशन मार्केट खुलने के बाद होता है तो मैं ज़्यादा कीन होऊंगा उसमें शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए, बिकॉज 415 420 के ऊपर एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है जिसको स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्ते का अगर हम पर्सपेक्टिव लें तो 360 का जो लेवल स्टॉक ने टेस्ट किया था वो वापस से देखने को मिल जाएगा। तो बीपीसीएल में अगर मार्केट ओपनिंग के बाद कोई बेरिश पैटर्न होगा तो मैं मेरी सलाह होगी कि वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट ओपनिंग के बाद वापस एक राय ले लेंगे बीपीसीएल पर। ऑल मार्केटिंग कंपनीज तो वैसे भी आज फोकस में रहेंगी, 16 दिन तो इन्होंने लगातार बढ़ोतरी की है, और उसके बाद अब दामों में हल्की बहुत 50 पैसे 60 पैसे तक। लेकिन उसके पीछे वजह एक है दीपाली, जो मैं पिछले 2 दिन से लगातार कह रहा हूँ, देखिए, और इस वजह से ये सारे स्टॉक भागे भी। आज देखिए प्राइस कटाया है बंसल जी, हम 3 दिन से कह रहे हैं कि देखिए अब इनकी अंडर रिकवरी खत्म हो गई है, और ये घटाए तो प्रेशर में नहीं घटाए, इनके पैसे बन रहे हैं। अब पहले इतना बढ़ा चुके हैं, 16 दिन लगातार बढ़ाए हैं, तो अब बढ़ाने के बाद अब घटाएं। तो इसलिए ये इस खबर को नेगेटिव ना समझें कि दामों में कटौती की, इसका मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नेगेटिव है। अरे कटौती इसलिए की कि जितना इनको कवर करना था कवर कर चुके हैं अब ये नुकसान नहीं कर रहे हैं पेट्रोल डीजल बेच के, इसलिए इन्होंने कटौती की है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं फिर से इस बात का इंतजार करूँ। खाली मुझे दिक्कत एक ही है कि करेंसी कितनी कमज़ोर होती है। अगर हमारा रुपया कमज़ोर नहीं होता तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये निचले स्तरों पर देखिए, बीपीएचपी आईओसी में एक बात समझ लीजिए, निफ्टी का हिस्सा है, एक्सचेंज इंडेक्स बेस्ड जो फंड्स हैं उनकी खरीदारी हमेशा आती है, वो आएगी। तो एक लिमिट से ज़्यादा एक गिरेंगे नहीं। निचले स्तरों पर कहाँ खरीदना है वो हम बाजार खुलने के बाद आपको ज़रूर बताएंगे।
हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राकेश बंसल, शुभम अग्रवाल और संदीप जैन साहब, और साथ ही रजत भी अब जुड़ रहे हैं। रजत भी बताएंगे ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल ली जाए। बंसल साहब, शुरुआत आपके साथ। आज तो बड़ा मुश्किल वाला मामला होगा। बाय कॉल है, सेल कॉल है? अनिल जी सारी सेल कॉल है। सेल आ गई? सारी सेल है। अरे वाह, बताइए अनिल जी। पहला सेल कॉल है एसीसी पर, यहाँ पर एक बिकवाली की राय रहेगी। 1337 का एक स्टॉप लॉस, 1270 का एक लक्ष्य है। दूसरी एक सेल कॉल एचडीएफसी को बेचने की राय रहेगी, 1832 का स्टॉप लॉस, 1782 का लक्ष्य। तीसरी एक सेल कॉल रिलायंस इंडस्ट्री में बिकवाली की राय रहेगी, 928 का एक स्टॉप लॉस, 903 का एक टारगेट। एंड लास्ट मुथूट फाइनेंस में एक बिकवाली की राय रहेगी, 407 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। और इन सब में अनिल जी स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर है, 2 दिन का नजरिया, एक्सपायरी का नजरिया बना के बेचे हैं। रोल ओवर की राय नहीं दूंगा। आप चाहते क्या है? मार्केट नीचे है। एसीसी तक भी मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप एचडीएफसी और रिलायंस जैसे 2 दिग्गज गिराएंगे तो निफ्टी का क्या करने वाले हैं? अनिल जी मैं बताऊं आपको वेरी फ्रेंकली, मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया, सुबह दोबारा से उठ के सारे शेयर्स को स्कैन करा, और कि मैं नॉर्मली वॉक को मिस नहीं करता हूं। अब मुझे तो अनिल जी और कुछ समझ में नहीं आया, सबसे अच्छी रिसर्च करके निकाली है, सब में एक फ्रेश सिग्नल्स हैं। एल्स कल तक क्या था कि इन लेवल्स के जो स्टॉप लॉस लेवल दिए ना, इनके ऊपर मेरे खरीदारी का व्यू था, टेक्निकली वीक है। और आप जो पूछ रहे थे कि मार्केट में जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है वो क्या करें, अनिल जी देखिए, जो ट्रेडर होता है, जो फंड होता है, हेज फंड होता है, वो तो लॉन्ग शॉर्ट खेलता है। इस समय में या तो आप तेजी को काटें अपनी, या फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करें। टेक्निकली अनिल जी ये जो मैंने एसीसी, एचडीएफसी, रिलायंस जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, इनमें सेल की राय दी है। अनिल जी टेक्निकली एनालिसिस पर, आप डेरिवेटिव आंकड़ों पर, सारे जो घर है ना वो पूरे हैं, रिसर्च पूरी है। मतलब आपके कहने का मतलब 10-500 के नीचे भी जाएगा फिर निफ्टी? अनिल जी हो सकता है अनिल जी 10-500 तक जाए, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पार्टिसिपेट ना करें, वो इंडेक्स को सपोर्ट दें। इंडेक्स ठीक है, ये तो डराने वाला काम है। संदीप जी, आपने भी कुछ ऐसा मिस किया क्या कल इटली को देख के? जैसे बंसल जी तो मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, आपने नाश्ता वाश्ता मिस किया, कुछ ऐसा काम आपने भी किया है? और आप भी क्या बेचने के मूड में आज? सारे स्टॉक आपकी लिस्ट में कौन से हैं? देखिए बेचने के मूड में तो नहीं हूं मैं। देखिए सही बात है। देखिए रात को जो यूरोप का जो काम हुआ है, तो यूरोप क्या हॉलिडे के लिए ठीक रह गया है, मार्केट के लिए खराब हो गया है। और एकदम हॉलिडे पीक टाइम पे अभी तो लोग बाग जा रहे, स्पेन और इटली है। सो हर बार ऐसा ही होता है। जब ब्रेक्जिट हुआ था जो ग्रीस का, तो तभी भी हॉलीडेज थे, कई फ्रेंड्स थे वो ग्रीस में ही थे उस टाइम पे। तो देखिए ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी मार्केट्स में, बट हर बार मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छी बाइंग आइडियाज़ ही लेके आए। और जनरली देखिए 8000 स्टॉक्स लिस्टेड है, तो बहुत कठिन नहीं होता है बाई आइडियाज़ ढूंढना, क्योंकि देखिए मार्केट जब भी करेक्ट करता है तो कई अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे आ जाते हैं, और जहां पे 3R जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बेहतर हो जाता है, और वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने आइडियाज़ में कुछ ऐसा लाया हूं कि वीएसटी इंडस्ट्रीज, वजीर सुल्तान टोबैको, जो कि आईटीसी की एक सिस्टर कंसर्न है, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा चला हुआ नहीं है, और वैसे ही आईटीसी के साथ तो मार्केट थोड़ा सा क्रूवल हो रखा है कि बाकी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स चल चुके हैं, बट आईटीसी जैसा स्टॉक एक अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। वैसे ही मुझे वीएसटी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, पहले भी मैंने ये स्टॉक दिया हुआ है, जॉनसन हिटाची एयर कंट्रोल्स, ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, मैंने 1-2 बार पहले भी जिक्र किया हुआ है। एंड अगेन जब भी करेक्शन आता है तो उन लेवल्स पे एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए, और वैसा ही ये स्टॉक है। और तीसरा है इप्का लैब, कल रिजल्ट्स आए थे और अच्छे रिजल्ट्स थे, और अच्छे रिजल्ट्स की मतलब ये है कि जो मार्जिन फ्रंट पे जो करीब 14% के लगभग आया, जो पहले 10.5% था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये स्टॉक नहीं भूलना चाहिए कि फार्मा स्टॉक्स में सबसे पहले अगर किसी की पिटाई हुई थी, यूएस एफडीए की गाज जिन पे पड़ी थी, वो इप्का लैब्स था, और अब चीज़ें वहाँ पे बहुत बेहतरीन सुधरती हुई, और 15 से 17% की ग्रोथ आई है, भले वो प्रॉफिट के नंबर्स हो या सेल्स के नंबर। तो इन तीनों स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है जी। तो इप्का लैब्स, जॉनसन हिताची, वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स पसंद हैं संदीप जैन को। शुभम, आप बताइए आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? दीपाली, पहला स्टॉक मेरे भी रडार पे शॉर्ट का ट्रेड है रिलायंस पे,
और वहाँ पे मैं भी साथ दूंगा कि वहाँ पे बिकवाली होगी और मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा डेटा पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो स्टॉक काफ़ी वीक रह चुका है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ है स्टॉक में, जहाँ से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हालांकि कल बहुत कोशिश किया स्टॉक ने वो पैटर्न ब्रेक नहीं करके उसके ऊपर सस्टेन होने का, बट जो क्लोजिंग आया वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। और ऑप्शंस का अगर हम डेटा देखें, बिकॉज मैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही ट्रेड लेता हूँ, तो 980 और 1000 के कॉल में जो पहले राइटिंग हुआ था वो शिफ्ट होकर के अब 920 और 940 के कॉल में आ चुका है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से रिलायंस का ऊपर जा पाना कैप्ड है और यहाँ से एक फ्रेश डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा। तो मेरा टारगेट होगा 890 रुपए का, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाने की सलाह है और 932 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा कॉल होगा टाटा स्टील पे, वहाँ पे भी शॉर्ट बनाने की सलाह है। मेटल ओवरऑल सेक्टर वीक रह चुका है, अभी एक टेम्पररी पुल बैक देखने को मिला था हमें मेटल में, और मुझे लगता है कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील ने जो पैटर्न बनाया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो पुल बैक था वो एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ से अब फिर से एक फ्रेश गिरावट हमें देखने को मिलेगा। तो 540 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है और 595 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये शॉर्ट करें रिलायंस और टाटा स्टील, दो स्टॉक हैं शुभम की लिस्ट में, यहाँ शॉर्ट करने की राय। और देखिए एक चीज बंसल जी, मेरा किस्मत बहुत साथ देती है एक्चुअली, सच्ची बता रहा हूँ। ये देखिए क्या खबर आ रही है नीचे, ग्लेनमार्क को यूएस एफडीए से 5 आपत्तियां मिली। ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे शॉर्ट साइड पर चुना है। अब इंदौर इकाई को 5 आपत्तियां मिली। आजकल यूएस एफडीए की आपत्तियां मिलने के बाद तो पता नहीं क्या होता है। तो अब ये बता दीजिए मुझे जरा, अब आप 505 के नीचे का टारगेट मैं उनसे वही पूछ रहा हूँ, 504-5 जो आप बोले थे ना, उसके नीचे का क्या टारगेट होता है अगर हुआ तो? नहीं अनिल जी, ये 504-5 के अगर लेवल टूटते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनसाइड खुलती है अनिल जी, और नेक्स्ट सपोर्ट 400 से पहले कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 400 तक गिर जाएगा, बीच में भी स्टॉक धीरे-धीरे होता है, बीच में भी सपोर्ट ले सकता है, बट इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है 500 रुपए के लेवल टूटते हैं तो। चलो हम तो चाहते नहीं उतना गिरे, 505 पे भी रुक जाए उतना ही काफी है, लेकिन खबरें अच्छी नहीं है, ये बात तय है। तो ठीक है, थोड़ी देर में हम जब प्री ओपनिंग सेशन खुलेगा और वहां पर सेटल होगा तब हम बताएंगे हमारा स्टॉक ऑफ द डे ग्लेनमार्क कितना कमजोर है।